केस हमारे पास है कि जब सिंपल रिएक्शन है, लेकिन जहाँ पे भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट होते हैं, वो इक्वल नहीं हो सकते हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में क्या है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन क्वांटिटी होती है। ये कोई हम जनरली खुद से 1 2 3 नहीं लिख देते होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी हमने देख लिया था कि जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो वहां पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं। तो वो होते हैं हमारे पास मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। और अगर सिंपल रिएक्शन है तो वो तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। और अगर हमारे पास क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम ओवरऑल जो है रिएक्शन लिखते हैं और जो स्लो स्टेप है उसकी मॉलिक्युलरिटी लेते हैं और उसी से रेट डिटरमिन करते हैं। ये हमने कल देखा था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि रेट एक्सप्रेशन लॉ के अंदर हमने इसको देख लिया था, लेकिन अब यहाँ पे इसको डिफाइन करें हम लोग। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज the sum of the exponent or power of concentration term in the rate law। जो हमारे पास हमने कहा था रेट लॉ क्या होता है कि कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है वो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रेट लॉ है। और यहाँ पे जो उनके एक्सपोनेंट हैं, ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम प्लस कर दें तो जो उनका प्लस का आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। It is number of reacting substances whose concentration change during the chemical reaction। कि ये कहाँ से आती है कि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं कि इस रिएक्टेंट है जो ए है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट कर रही है। ठीक है, कि कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट की चेंज हो रही है तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, और अगर हम दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, कि उसके लिहाज से एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन which has the rate law कि rate is equal to K into molar concentration of A raised to power M and molar concentration of B raised to power N, and the order of such reaction is M plus N। ठीक है, the order of a reaction can also be defined with respect to a single reactant। ये हम order of reaction पूरे reaction का ले सकते हैं या हम डिफाइन कर सकते हैं कि A के लिहाज से इसका ऑर्डर M है या B के लिहाज से इसका ऑर्डर जो है वो N है, और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों का सम कर देते होते हैं हम। ठीक है, ये किसी सिंगल रिएक्टेंट के लिहाज से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। Thus the reaction order with respect to A is M। ठीक है, A के लिहाज से इसका ऑर्डर क्या है, M है, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, एन है। स्टूडेंट अपनी वीडियो बंद करें और ऑडियो भी बंद करना है। ठीक है, दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम एन और एन को प्लस कर लेंगे। दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेंज फ्रॉम 1 to 3 और इट मे बी फ्रैक्शनल। ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसने जीरो नहीं लिखा, लेकिन हमने आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देखना है। ये जीरो से लेके 3 तक हो सकता है, या समटाइम फ्रैक्शनल भी होते हैं। ठीक है, रिएक्शन में भी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर, के ऑर्डर के लिहाज से हम रिएक्शन को क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, या हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जैसे M और N को प्लस कर दें तो अगर वो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर M और N का समेशन जो है वो 2 बनेगी तो सेकंड ऑर्डर, और अगर ये 3 बनती है तो इसको हम थर्ड ऑर्डर कह देते हैं। ठीक है, सेम बात हो रही है मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आइडेंटिकल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि सिंपल रिएक्शंस के लिए तो सेम हो सकती है लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये डिफरेंट होती है। ठीक है, in the study of chemical kinetics the classification of order of reaction gives us valuable information about the mechanism of chemical change। कि ये हमें order of reaction से हमें क्या पता चलता है, हमें information मिलती है mechanism of a chemical reaction। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। अब ये आपको एग्जांपल दी जा रही है कि रेट है हमारे पास, जो पीछे एग्जांपल देखी है वही है कि रेट हम देख रहे हैं कि डीकम्पोजिशन ऑफ
नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड था, ठीक है, तो उसका जो है ऑर्डर कौन सा बनता है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। आप लोग इसका स्लोवेस्ट स्टेप देख लें, स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो हमारे पास, वहां से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला। इसी तरह हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म HI, तो ये हमारे पास इसका रेट क्या है, 1 इसके लिहाज से, 1 इसके लिहाज से, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि हमारे पास हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन हो रहे हैं, तो इसके जो ऑर्डर है, कोफिशिएंट है हमारे पास, इसका 1 है और ये 2 है, तो ये थर्ड ऑर्डर है। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं कि जैसे क्लोरोफॉर्म है, इसका 1 है एक्सपोनेंट, और ये दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, हाफ है, तो हाफ एंड 1 को करेंगे तो 1.5 बन जाएगा, यानी फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, 0 ऑर्डर भी हो सकते हैं। हम आगे जो है हमने उसको स्टडी करना है, तो वहां पे मैं बताऊंगी आपको कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। यानी कि अगर की कोई ऐसी चीज है कि यहाँ पे अगर उसका 0 आ गया, ठीक है, मीन के रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ऑर्डर हो जाएगा। ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे पास कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे हमने पीछे देख लिया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, अगर उसकी दोनों की डेफिनेशन ही देख लें तो वो हमारे पास उनका एक डिफरेंस बन जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन द सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन, के एक सिंगल स्टेप के अंदर जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास उसकी मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है। दूसरी साइड पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं उसकी जो रेस टू पावर होती है हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन करते हैं, उसका हम सम ले लें तो पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मालूम हो जाता है, ठीक है। पहला डिफरेंस तो इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, इनकी डेफिनेशन के डिफरेंस आ जाएगा। आगे इनके कुछ कॉमन पॉइंट्स अगर आपने देखने हैं तो ये देख सकते हैं, इट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 3, ठीक है, ये हम इनकी वैल्यू जो है 3 से मोस्टली ज्यादा नहीं होती, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 4 मॉलिक्यूल एट अ टाइम अगर कोलिजन करते हैं, परफेक्टली कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है बहुत रेयर है हमारे पास 3 मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी, ठीक है, कि 3 मॉलिक्यूल का आपस में एक टाइम पे कोलिजन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मोस्टली 3 होता है या 3 से कम होता है। अगर कुछ ऐसा हो तो आगे जाके अगर आप कहीं और भी पढ़ सकते हो कि जस्ट ये रिएक्शंस नहीं होते, हमारे पास जो है वो कंजक्टिव रिएक्शंस भी हो जाते हैं, या फिर हमारे पास जो है अपोजिंग रिएक्शन आ जाते हैं, यानी कम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है। जो सिंपल 1 स्टेप वाले हैं उसकी बजाय कम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है। डिपेंड अपॉन दी कंडीशन ऑफ रिएक्शन, की ये कंडीशन ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं दोनों ही, मतलब कि हमारे पास जो है टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सारे कैटलिस्ट क्या है, ये सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। रिएक्शन की जो जनरल कंडीशन है उन पर डिपेंड होती है, लेकिन मोस्टली आपसे पूछा जाता है इनके पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताएं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मीन के दोनों के दरम्यान में डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया था कि हम उनकी पहले सब दोनों की डेफिनेशन का डिफरेंस देख लेते हैं, वहीं से हमारे पास एक मेन क्लियर डिफरेंस आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। इट मे बी अ होल नंबर 0 और अ फ्रैक्शनल, के ऑर्डर हमारे पास 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, या होल नंबर भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी के लिए हम ये तो नहीं कहते कि आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करेगा तो वो फुल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा या 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होल नंबर होती है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर, और जो है 0 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है। इट कैन नेवर बी 0, इट मे बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या है, 0 नहीं हो सकती। अगर कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो ही रिएक्शन होगा ना, यानी कि हम ये तो नहीं कह सकते कि 0 मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है, या 2 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन 0 मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं होती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता है। वो कैसे हो जाता है हम इसको नीचे देख लेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी pertain to a single step of a reaction which involves several steps for its completion, और दूसरी साइड हमारे पास क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन परटेन टू अ रिएक्शन एज अ होल इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप इन्वॉल्व इन इट्स कंप्लीशन। के मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, हम क्या करते हैं, हर स्टेप की निकाल सकते हैं,
कि स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, फर्स्ट स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, और इंटरमीडिएट स्टेप की जो है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम किसी कम्प्लेक्स रिएक्शन में उसके स्टेप्स पे नहीं देखते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, हम कंप्लीट रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे होते हैं। ठीक है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या होती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होती है कि इससे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जस्ट डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन जो है उससे नहीं करते, एक्सपेरिमेंटली नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटली हमारे पास वैल्यू आती है कि यहाँ पे 1 आना है, एक्सपोनेंट में हाफ आना है, 2 आना है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन वैल्यू होती है। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लेकिन हमें क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मीन उसका रेट क्या है, उसके रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, वो चेन रिएक्शन है, वो किस तरह का रिएक्शन है, वो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मालूम हो जाता है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलरिटी से मालूम नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी इज इनवेरिएंट फॉर अ केमिकल इक्वेशन, कि एक अगर हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली है, तो उसका मतलब है अगर उसमें 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा उसके अंदर हम उसको बैलेंस करने के लिए वो 2 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन चेंज विद द कंडीशन सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, की हमारे पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। its value may be greater than 3, its maximum value cannot be greater than 3। ठीक है, ये हो सकती है लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं। ठीक है, क्यों रेयर चांसेस हैं, रीजन मैंने आपको पहले बता दी थी कि हमारे पास क्या होता है कि 3 मॉलिक्यूल्स का आपस में एक ही टाइम के ऊपर जो है प्रॉपरली कोलिजन नहीं होता। ठीक है, आगे जाके हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़नी है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी पढ़नी है, तो वहां पे आप देखोगे कि 3-4 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं कि वो प्रॉपरली ओरिएंटेशन हो, उसकी प्रॉपर उनके पास एनर्जी हो, और वो उनका कोलिजन जो है वो प्रॉपर हो, तो फिर वो जो है वो हमारे पास जो है कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन प्रोसीड होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन जो है वो इजी होता है, या सम टाइम 3 होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो हमारे पास थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि हम कहते हैं 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, 5 करें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती। इसलिए हमारे पास इसके साथ साथ अगर हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 से ज्यादा नहीं होता। क्यों, कि अगर इस तरह 3 से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो वो अपोजिंग रिएक्शन, कंजक्टिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शंस, इस या चेन रिएक्शंस की तरफ जो है ना वो चले जाते हैं। कि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाते हैं। वो अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लोगों ने नहीं पढ़ने, आपने जस्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने हैं और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है वो आप लोगों ने नहीं स्टडी करना, आप लोगों ने जस्ट सिंपल सिंपल जो रिएक्शन है हमारे पास उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास 0 ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द 0 ऑर्डर रिएक्शन। कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, कि हम जितनी मर्जी ज्यादा कंसंट्रेशन ले लें या जितनी मर्जी कम कंसंट्रेशन ले लें, तो वहां पे क्या होगा कि हमारे पास रेट के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो अब हम जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उससे हम इस ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शन का रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, हम रेट निकाल लेते हैं, हमने काइनेटिक्स निकाल ली है यहाँ पे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन की। आप लोग अपने पास नोट कर लें कि जब भी हमने किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स निकालनी है तो हमने जो है वो 5 पॉइंट्स को अपने जहन में रखना होता है। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि रेट एक्सप्रेशन को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रेट इक्वेशन को या रेट एक्सप्रेशन को लिखना है। उसका मतलब क्या होता है कि कितने रिएक्टेंट हैं और वो क्या उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है।
ठीक है, फर्स्ट है, 0 है, ये क्या है मीन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन या रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं कि इस रेट एक्सप्रेशन के अंदर जो जो टर्म वेरी कर रही है, ठीक है, जो चेंज आ रहा है जिस टर्म के अंदर, आपको पता है कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होता है या टाइम में चेंज आ रहा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन यही होता है ना। तो मतलब ये कि हमारे पास कंसंट्रेशन वाली टर्म है और टाइम वाली टर्म है, उनको सेपरेट आउट करना है। ठीक है, ये सारे स्टेप हैं, अभी मैं आपको ये सारे बताती हूँ। फिर हमारे पास हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन होती है, मैथ के ये स्टेप हैं, हम उनकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन यानी ये थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि हमने थर्ड पॉइंट पे इंटीग्रेशन करनी है। फोर्थ पॉइंट पे जब हमारे पास इंटीग्रेशन आती है तो इंटीग्रेशन के बाद उसका एक कांस्टेंट आता है जिसको मोस्टली हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी से जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी हमने वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, फिर सी की वैल्यू निकाल के हमारे पास जो उससे पहले वाली इक्वेशन आती है इंटीग्रेशन की इक्वेशन, तो सी की वैल्यू वहां पुट करते हैं। तो इन द एंड हमारे पास क्या है कि फाइनल रेट इक्वेशन आ जाती है, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाती है। तो ये 5 स्टेप है, चाहे आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, चाहे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चाहे आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये से अगले वाले भी हमने यही 5 प्रोसेस करने होते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमने कौन सा प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमने रेट एक्सप्रेशन लॉ को लिखना है। सेकंड पे हमने क्या करना है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करते हैं कि जो जो टर्म वेरिएबल है वहां पे उसको सेपरेट कर दिया। और थर्ड पे हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो उसके बाद जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आती है उसके अंदर एक कांस्टेंट आता है, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस सी की वैल्यू निकालते हैं। उस सी की वैल्यू को फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वो पुट करते हैं इक्वेशन में। तो वहां से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको काइनेटिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है कि कोई भी एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास ए। ठीक है, अब इसकी कंसंट्रेशन है, आपको पता है इसके यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होंगे। ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है मीन जब टाइम हमारे पास 0 है, जैसे बिगनिंग ऑफ रिएक्शन है या बिफोर टाइम, हमारे पास क्या है कि बिफोर रिएक्शन स्टार्ट होने से हमारे पास क्या जितनी भी कंसंट्रेशन होती है वो रिएक्टेंट की है, प्रोडक्ट तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए हो जाएगी और प्रोडक्ट क्या है 0 हो जाती है। इसी तरह जब कुछ टाइम गुजर जाता है मीन 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ठीक है, या सेकंड्स में हमारे पास कुछ टाइम गुजर जाता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट बन जाती है। अब जब ये प्रोडक्ट बन गई है तो अवेलेबल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब वो कितनी कम होगी कि जितने प्रोडक्ट बने हैं वो उतनी कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास कम होगी है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, जब टाइम गुजरने के बाद जब टाइम इज इक्वल टू टी आ जाएगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन गई है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करने हैं। और साथ में हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, ए माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करने हैं, हम इसके लिए यूज कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, या रेट लॉ को लिखना है हमने, तो क्या कर सकते हैं आप सिंपली, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ए के लिहाज से देखें तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, डिक्रीज। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने माइनस साइन लगाया हुआ है, ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के रेज टू पावर 0। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कांस्टेंट आता है जिसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब ए की पावर 0 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन गया, इक्वल टू के। आपने पीछे देखा था कि हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वेलोसिटी कांस्टेंट के इक्वल कब होता है, कि जब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन टर्म है वो यूनिटी हो जाए। ठीक है, हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल है हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है उसके इक्वल आ जाता है। फिर के इज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इस ए की जगह पे ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही कंसंट्रेशन है।
ठीक है। तो हमने क्या किया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज इक्वल टू माइनस डी, हमारे पास वो जो है चेंज के लिए आया a माइनस एक्स ओवर डी टी आ गया, या फिर हम इसको लिख सकते हैं k इंटू a माइनस एक्स रेज टू पावर 0। अब ये रेज टू पावर 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा कि ये हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी कि ये हमारे पास इज इक्वल टू के। अब हमारे पास क्या है, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू के। अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करना है कि किस किस क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, डी एक्स मीन कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज। ये सबसे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे आप देखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव भी आएंगे। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं या जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा होगा उनको तो पता होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है इनकी कैसे करते हैं, लेकिन आपको जस्ट मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊंगी कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास इस साइड को हमने, या चेंज इन टाइम है ना, तो उसको इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाए और चेंज इन एक्स आ गया। ठीक है, तो वो साइड पे रह गया। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे उन्होंने आपको इंटीग्रेशन साइन नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको जो है ना इसके जो हैंड रिटन भी दूंगी और उसको कैसे सॉल्व किया है इन्होंने, तो वो भी दे दूंगी ताकि आपको पता चले। यहाँ पे एक कर्ल सा आता है जो कि इंटीग्रेशन का साइन है, जिस जो टर्म कांस्टेंट होती है उसके साथ नहीं आता, जिसमें चेंज आ रहा होता है उसका आता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, डी और इंटीग्रेशन का साइन आपस में कट जाएगा। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यहाँ पे इसका कोई और डेरिवेटिव नहीं है। मीन आगे जाके देखोगे आप कि डिनोमिनेटर में कोई ना कोई डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, यानी एक्स की वैल्यू होती है, ए माइनस एक्स, ए माइनस 2x, ए माइनस 3x, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। मीन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर एक्शन है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन का साइन आएगा और डी होगा वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के टी और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया। अब हमने वैल्यू निकाली है इंटीग्रेशन के कांस्टेंट की, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे कि जब हमारे पास क्या है, टाइम 0 था तो x क्या है, 0 है। ऐसा ही है हमारे पास, जब टाइम 0 था तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी। हमने यही वैल्यू पुट कर दी कि जब टाइम 0 है, टाइम को यहाँ पे 0 पुट करेंगे, k इंटू 0 आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, तो ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी, और इधर रह गया c, यानी c की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। अब जब हम c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, तो हम इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। मीन x इज इक्वल टू के टी प्लस 0। मीन यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, आगे जाके देखोगे आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे x c की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू k इंटू टी। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द जनरल रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है हमारे पास जनरल रेट इक्वेशन है, जो कि हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू के इंटू टी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि k इज इक्वल टू x ओवर t बन जाएगा कि ये t जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि k के यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, k हमारे पास क्या था, रेट कांस्टेंट था जीरो ऑर्डर एक्शन के लिए, यहाँ भी कह लो कि सेम है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, के के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यूनिट्स निकाल सकते हैं। यूनिट से हमने पीछे पढ़ लिया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें जो है वो के यूनिट जो है हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट होते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और डिफरेंट होंगे, फर्स्ट के लिए डिफरेंट होंगे, सेकंड के लिए डिफरेंट होंगे। तो हम यूनिट देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, आपको पता है कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब में, और टाइम को मोस्टली हम किस में लेते हैं, सेकंड के। तो यहाँ पे क्या था, x ओवर t था, तो इसके यूनिट भी यही बन जाएंगे, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड।
ठीक है। अगर यहाँ पे स्केयर होता तो इसका स्केयर आ जाता या कुछ भी ऐसे आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है सेम यूनिट है। दीज यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम एज द यूनिट ऑफ the unit of rate constant are same as the rate of reaction के यूनिट जो थे हमारे पास उन दोनों के सेम है। Thus in the zero order reaction the rate constant is equal to the rate of reaction at all concentration। कि हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो इक्वल है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और ऑल कंसंट्रेशन इसलिए लिख रहे हैं कि हमने स्टेटमेंट में लिख दिया कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ कंसंट्रेशन, कि रेट के अंदर कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं कर रही, चाहे हम थोड़ी कंसंट्रेशन ले लें चाहे हम ज्यादा कंसंट्रेशन ले लें, तो वो दोनों हमारे पास इक्वल ही आएंगी, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मीन हमारे पास एंड रिजल्ट क्या है। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। द प्लॉट ऑफ एक्स वर्सेस टाइम वुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जीरो। कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म क्या है, वाई एक्सिस आ जाए, अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एक्स आ गया, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टी आ जाता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन सी इक्वेशन जब बनती है तो ये इंक्रीज आ रहा होता है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होके ये इंक्रीजिंग स्लोप आ जाती है, जिसकी स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, के, ठीक है। वहां से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। जबकि हम प्लॉट करते हैं एक्स को टी के, तो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन से या जीरो से हमारे पास वैल्यू जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसकी, और वो इंक्रीज होती है। इसके अलावा हमने क्या देख लिया कि यूनिट ऑफ के इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। द हाफ लाइफ टाइम 0.5 ए प्रोपोर्शनल टू a/2। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं जो है ना आपको इसकी हाफ लाइफ निकालना बताऊंगी कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें हमारे पास हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। कि जब टाइम जीरो होता है तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे उसको इन्होंने ड्राइव नहीं किया, मैं आपको इसको बताऊंगी कि हमारे पास क्या है, जब टाइम जीरो होता है तो कंसंट्रेशन क्या है, ए। लेकिन हाफ टाइम का मतलब क्या है कि ए की कंसंट्रेशन क्या होगी है, हाफ होगी है। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे कि कुछ आधे प्रोडक्ट में बन गए हुए हैं, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स है उसकी जगह पे हाफ पुट करोगे, हाफ ऑफ ए आ गया, और ये टाइम इधर आ गया, और टाइम क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया, ओके ये इधर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको बता दें कि हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू a/2, इसकी वैल्यू होती है। इसको मैं आपको जो नोट्स दूंगी तो उसके ऊपर भी इसको कैलकुलेट किया होगा, तो आप लोगों ने वहां से भी देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। की रिएक्शन जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और ये जो टंगस्टन है ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट गोल्ड सरफेस। गोल्ड सरफेस यहाँ पे कैटालिस्ट है, तो और इसकी कंसंट्रेशन जो है अगर थर्मली देखा जाए तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द रेट्स आर कांस्टेंट एंड दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। के जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जैसे लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, कि मीन वो लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। They depend upon the amount of light absorbed। जैसा कि एग्जांपल दी जा रही है, फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन टू फॉर्म HCl व्हेन कैरिड आउट ओवर वाटर, ठीक है। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड विद HCl इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, की ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। The reaction catalyzed by enzymes also obeys zero order reaction, ठीक। The decomposition of phosphine in the presence of molybdenum, ये भी catalyst है हमारे पास, obeys the zero order reaction। कि फॉस्फीन है वो कन्वर्ट हो रही है फास्फोरस में एंड हाइड्रोजन में, और इसके भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो है हमारे पास उस पर डिपेंड नहीं करा कंसंट्रेशन पे। तो जनरली हमारे पास क्या है,
कि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं जिनमें कैटालिस्ट यूज होता है, तो वो वाले रिएक्शंस हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर हो सकते हैं। इसी तरह जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह जो हमारी बॉडी वगैरह के अंदर एंजाइम्स की काइनेटिक्स होती है कि वो किस तरह काम करते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, तो वो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, या लैब में जो है कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो हमारे पास जो है ये थे, तो ये एग्जांपल्स कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैसे हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने नोट्स इसके बनाने हैं ताकि आप लोग इसको